वही आनंद की चरम सीमा है। तीसरा प्रश्न, आप गांधीवाद की आलोचना करते हैं, लेकिन क्या गांधीवाद का सादगी का सिद्धांत सही नहीं? सिद्धांत कोई सही नहीं होते, सादगी सही है, सिद्धांत सही नहीं। फर्क क्या होगा? जब भी तुम सिद्धांत के कारण कोई चीज साधते हो, वो सादी तो हो ही नहीं सकती, सिद्धांत के कारण ही जटिल हो जाती। सिद्धांत से पाखंड पैदा होता, सादगी पैदा नहीं होती। इसलिए गांधी ने जितने पाखंडी इस देश में पैदा किए, किसी और ने नहीं। और जिनको तुम जानते हो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनको तुम जानते हो हां ये पाखंडी है, मैं उनकी तुमसे बात करना चाहूंगा। जिनको तुम जानते नहीं कि पाखंडी, वो भी पाखंडी। जिनको बिल्कुल त्याग की और सादगी की प्रतिमा समझा जाता, वो भी पाखंडी। उदाहरण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लो। अब उनसे सादा आदमी कौन मिलेगा? एकदम सादे आदमी, और गांधी के निकटतम अनुयायियों में से। इसलिए तो गांधी ने उनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के लिए चुना। नेहरू की इच्छा नहीं थी। नेहरू तो राजगोपालाचारी को चाहते थे। नेहरू तो चाहते थे कि कोई आदमी जो कूटनीति समझता हो। नेहरू का मन राजेंद्र प्रसाद के लिए नहीं था, लेकिन गांधी जिद पर थे कि राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। तुम्हें पता है पहला काम राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? राष्ट्रपति भवन में जाके जिंदगी भर गांधी के पास बैठ के मंत्र दोहराया, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और पहला काम क्या किया तुम्हें पता है? राष्ट्रपति भवन में जितने मुसलमान नौकर थे सब अलग कर दी। ये गांधीवादी सादगी। ये बातें लिखी नहीं जाती, क्योंकि यहां तो प्रशंसा चलती, बस प्रशंसा का हिसाब है। अब ये बातें खबर देती आदमी की असलियत का। क्यों मुसलमान नौकर अलग कर दिए गए? मुसलमान नौकर अलग किए गए और उनकी जगह बुलाए कौन गए? राष्ट्रपति भवन में बंदरों के आने की मनाही थी और उनको सिपाही भगा देते थे, क्योंकि बंदर उपद्रव करते, खून फान मचाते। अब ये राजेंद्र प्रसाद तो शुद्ध हिंदूवाद इनके भीतर है। हनुमान जी के शिष्य हैं ये तो बंदर, उनकी संतान। दूसरा काम उन्होंने जो किया बड़ा महान कार्य, वो ये कि बंदरों को कोई रोक नहीं सकता। बंदर राष्ट्रपति भवन में मजे से घूमने लगे, बच्चों पे हमला करने लगे, स्त्रियों पे हमला करने लगे। और एक दिन तो वो नेहरू के कमरे में भी घुस गए। बामुश्किल उनको निकाला जा सका, और जाते जाते वो नेहरू का एक बंदर, उनका पेपर वेट किसी ने भेंट किया था, वो ले गया। नेहरू ने सिर पे हाथ मार लिया और कहा, ये राजेंद्र बाबू की करतूत। तुम जान के हैरान हो गए कि राजेंद्र बाबू ये भी चाहते थे, विधानसभा के भी वो अध्यक्ष थे, उसमें भी उन्होंने 2 दान किए विधान को। भारत को जो उन्होंने विधान दिया, उसमें जो राष्ट्र विधान परिषद का जो अध्यक्ष था, उसकी देन 2, एक गौ माता और दूसरा बंदर वो चाहते थे, वो स्वीकार नहीं हुआ। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। ये भारत का असली सवाल, और यहां कोई सवाल नहीं। दुनिया हंसती है इस देश की मूढ़ता पर। यहां इतने बड़े सवाल खड़े हैं, और जिस आदमी को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया, उसकी खोपड़ी में कुल इतना आया, ये 2 बातें कि एक तो गौ माता की रक्षा होनी चाहिए और दूसरे हनुमान के वंशज बंदरों की रक्षा होनी चाहिए। गौ माता को किसी तरह दूसरों ने भी कहा कि चलो ठीक है रख लो इनका आग्रह, मगर बंदर तो जरा बर्दाश्त के बाहर है। अच्छा हुआ कि उन्होंने बंदर को नहीं विधान में जगह दी, नहीं तो दुनिया और हंसती, वैसे ही हम पे हंसती। राजेंद्र प्रसाद की सादगी की बड़ी चर्चा की जाती कि वो राष्ट्रपति भवन में भी रहे, लेकिन ऐसे रहे जैसे गरीब आदमी को रहना चाहिए। मैंने उनका कमरा देखा जहां वो राष्ट्रपति भवन में रहे। उन्होंने क्या किया था, उस पर चारों तरफ चटाई चढ़वा दी थी,
अंदर संगमरमर की दीवालों पर चटाई लगवा दी, महल के भीतर झोपड़ा बना ली, अब मजे से उसमें रहने लगे। ये सादगी। तुम्हें झोपड़े में रहना हो तो झोपड़ों की कोई कमी है इस देश में? फिर राष्ट्रपति भवन में किस लिए रह रहे हो? लेकिन आदमी बहुत पाखंडी है। रहना तो महल में, मगर झोपड़े में रहने की सादगी भी नहीं छोड़ी जाती, और इसकी भी प्रशंसा की जाती कि कैसी अद्भुत सादगी। तुम जान के हैरान होगे कि जो सुविधाएं गवर्नर जनरल और वाइसराय को मिलती थी वही सब राष्ट्रपति को मिली थी। उसमें सबसे बड़ी सुविधा थी हजारों रुपए महीने मनोरंजन पर राष्ट्रपति खर्च कर सकता था। लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 200-250 रुपए महीने से ज्यादा कभी मनोरंजन पर खर्च नहीं किया। तो अखबारों में खबरें निकली थी तब कि कैसी सादगी, जब हजारों रुपए खर्च करने की सुविधा है तब भी 200-250 रुपए खर्च किए मनोरंजन पर। इसको कहते गांधीवादी सादगी। लेकिन असलियत का तुम्हें पता है? असलियत का पता कभी अखबारों तक नहीं आ पाता, क्योंकि जो लोग शक्ति में होते हैं अखबार उनका गुणगान करने में लगे रहते। असलियत यह थी कि उन्होंने जो हजारों रुपए मनोरंजन पर खर्च करने थे, मनोरंजन पर तो 200-250 रुपए महीने खर्च किए, वो हजारों रुपए उन्होंने अपने नाती पोतों के नाम कर दिए, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी। वो मनोरंजन पर खर्च होने के लिए थी संपत्ति। अतिथि आते हैं राष्ट्रपति के, उनके स्वागत सत्कार में खर्च होती, उसमें तो खर्च नहीं की, नाती पोतों के नाम कर दिए। साल भर बाद नेहरू को पता चला, वो तो चकित हो गए कि ये तो हद हो गई, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन अखबारों तक खबर यही पहुंची कि कैसी सादगी, 200-250 रुपए महीने खर्च किया, जबकि करने की सुविधा हजारों थी। वो सब हजारों रुपए नाती पोतों के नाम बैंक में चले गए, इसकी कोई चर्चा नहीं उठती। सिद्धांतवादी सादगी ऐसी ही चालाक होती, ऊपर ऊपर होती। नेहरू को जाके समझाना पड़ा राजेंद्र प्रसाद को कि ये तो बात बिल्कुल ही गलत है, ये तो किसी वाइसराय ने कभी नहीं की। मनोरंजन पर खर्च करते ठीक था, उस पर तो खर्च आपने किया नहीं, ठीक है नहीं करना तो मत करिए, मगर ये तो हद हो गई बात की। ये किस हिसाब से आपके नातू पोतों के पास पहुंच गया पैसा? ये अब दोबारा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद इसके लिए कई दिन तक नेहरू पर नाराज रहे, क्योंकि वो नाती पोतों की जो बैंक में थैली बड़ी होती जाती थी वो बंद हो गई। अब तुम क्या कहोगे? ये सादगी की वजह से 200-250 रुपया खर्च किया था, ये बचाने के लिए, ये कंजूसी थी और ये चोरी भी थी। ये गांधीवादी सादगी है। सिद्धांत से सादगी जब भी आएगी चालबाज होगी, चालाक होगी। तुमने शायद सरोजनी नायडू का प्रसिद्ध वचन ना सुना हो। सरोजनी नायडू गांधी के निकटतम लोगों में एक थी, अत्यंत आत्मीय लोगों में एक थी। एक वचन बहुत प्रसिद्ध है सरोजनी नायडू का कि लोगों को पता नहीं है कि इस बूढ़े आदमी को गरीब रखने के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ता। गांधी की गरीबी बड़ी महंगी गरीबी थी। वो दूध तो बकरी का पीते थे, लेकिन बकरी का भोजन तुम्हें पता है, काजू किशमिश, ऊपर से दिखता बकरी का दूध पीते बेचारे। वो चलते तो 3rd क्लास रेल के डब्बे में थे, लेकिन पूरा डब्बा उनके लिए रिजर्व होता था। इससे 1st क्लास में चलना सस्ता है। जहां 70 आदमी चलते वहां 1 आदमी चल रहा है। ये 70 गुना खर्च हो गया। 3rd क्लास से 1st क्लास में 4 गुना फर्क होगा। ये सादगी मादगी नहीं है, ये बड़ा होशियार हिसाब है। ये सब सिद्धांत की बातचीतें। इन सिद्धांतों के कारण ऊपर से चीजें और दिखाई पड़ती, भीतर कुछ और होती।
सरोजिनी नायडू ने सही कहा। सरोजिनी नायडू ने कहा है कि अमीर से अमीर आदमी जितना खर्च करे, गांधी की गरीबी पे उससे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। वो गरीबी महंगी है। मैं तुमसे सादगी को तो निश्चित ही कहूंगा, अद्भुत बात है सादगी, लेकिन सादगी सादी होनी चाहिए। सादगी चालबाज गणित और तर्क और सिद्धांत पर खड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो महंगी हो जाएगी। फिर यह भी हो सकता है कि सादगी आर्थिक रूप से महंगी ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर किसी गणित पर खड़ी है तो सादगी फिर भी नहीं हो सकती। जैसे जैन मुनि की सादगी सादगी नहीं है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि इस तरह सादे रहने से ही मोक्ष के सुख मिलेंगे। ये कोई सादगी ना हुई, ये तो सौदा हुआ, सादगी कहां हुई। यह आदमी सादा रहने में आनंदित नहीं है, सादगी में इसका आनंद नहीं है। सादगी तो सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर तो स्वर्ग में मजा लेना। जैन शास्त्र कहते हैं मोक्ष रमणी का भोग करना। मोक्ष रमणी, मोक्ष में परम पद पर विराजमान होना। इसलिए सादगी चल रही है। इसको तुम सादगी कहोगे? मैं उसको सादगी कहता हूं जिसका आनंद उसमें ही हो। तुम्हें आनंदित लगता है नग्न होना, कोई आगे का मोक्ष नहीं। आगे का मोक्ष तो वणिक का हिसाब है, मन का हिसाब है। और तुम्हें नग्न होना अच्छा लगता है, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, तुम्हें बहुत चौंक होगी इस बात से कि अमेरिका के समुद्र तटों पर अगर कोई नग्न स्नान कर रहा है, वो ज्यादा सादा है बजाय तुम्हारे नग्न दिगंबर मुनि के। क्यों? क्योंकि वो नग्नता में आनंद ले रहा है, और तुम्हारा जैन मुनि नग्नता में सिर्फ पुण्य कमा रहा है ताकि आगे मोक्ष में जाके आनंद ले। इसके भीतर जाल है गणित का। वो जो अमेरिका के तट पर नहाने वाला पुरुष या स्त्री नग्न होकर आनंद ले रहा धूप का, समुद्र की लहरों का, हवा का, वो ज्यादा सादा है, वो ज्यादा सीधा है, वो ज्यादा साधु है। तुम्हें मेरी बात अड़चन में डाल देती क्योंकि तुम्हारे पास बंधी हुई धारणाएं। तुम कहती है तो हद हो गई, तो आप ये जो नग्न क्लब हैं पश्चिम में, इनकी सादगी को ज्यादा मानते हैं बजाय बेचारे दिगंबर मुनि की इतनी कठोर तपश्चर्या को। कठोर तपश्चर्या है इसलिए सादा नहीं मानता, उसके पीछे हिसाब है। वो जो नंगा दौड़ रहा है, वृक्षों के साथ खेल रहा है, पशुओं के साथ, सादा है, छोटे बच्चे जैसा है। सादगी होनी चाहिए छोटे बच्चे जैसी। भतीजा बोला, चाची जी जन्म दिवस पर आपने जो भेंट दी थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाची जी ने कहा, बेटे उसमें धन्यवाद की क्या बात है। भतीजे ने कहा, वैसे मेरी भी यही राय है, लेकिन मम्मी ने कहा फिर भी धन्यवाद तो देना ही चाहिए। ये सादगी, ये सीधा सादापन। रात्रि के भोजन के समय घर आए विशिष्ट मेहमानों के साथ मेजबान दंपत्ति भी अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ भोजन कर रहे थे कि उनके पुत्र ने कमीज की बाह से अपनी नाक पोंछी। सुबह नाश्ते के समय मैंने तुमसे कुछ कहा था बेटे, याद है ना? मेजबान महिला ने बच्चे का ध्यान नाक पोंछने के गलत तरीके की ओर दिलाया। हाँ मम्मी याद है, बच्चे ने कहा। क्या कहा था? मम्मी ने पूछा। बच्चा मेहमानों की ओर देखता हुआ बोला, आपने कहा था कि इन कमबख्तों को भी आज ही मरना था। ये सादगी, इसमें कोई गणित नहीं, कोई हिसाब नहीं, जैसा है वैसा है। सादगी होनी चाहिए छोटे बच्चों जैसी, और ऐसी सादगी ही साधुता है। जब तुम वैसे ही हो बाहर जैसे तुम भीतर हो। अब ये हो सकता है कि माताजी गांधीवादी रही हो, तो मेहमानों का तो स्वागत किया होगा। मेहमानों को लोग स्वागत करते हैं कि भले आए, धन्य भाग, कितने दिन राह दिखाई,
आंखें थक गई, पलक पांवड़े बिछाए रहे। आओ पधारो, और सुबह कहा वो बेटे के सामने कि इन कमबख्तों को भी आज ही मरना था। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम चालबाज होते जाते हो। उसी चालबाजी में सादगी खो जाती है, और सादगी का बड़ा अद्भुत आनंद है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सादगी से स्वर्ग मिलेगा, मैं कह रहा हूं सादगी स्वर्ग है। गांधी की सादगी सादगी नहीं है, बहुत नपातुला राजनीतिक कदम, नपातुला। गांधी का महात्मापन नपातुला कूटनीतिक कदम है। मैं सिद्धांतों का पक्षपाती नहीं हूं। जीवन जैसा है उसे जियो, उसे निष्कपट भाव से जियो, उसे भविष्य की आकांक्षा से नहीं, उसे अतीत की आदत से नहीं, उसे कुछ पाने के हेतु से नहीं, जैसा है उसे चुपचाप जियो। शायद दुनिया तुम्हें महात्मा ना भी कहे, क्योंकि महात्मा धोखेबाजों को कहती दुनिया। शायद दुनिया तुम्हें महात्मा ना कहे क्योंकि तुम पाखंडी नहीं होगे। पाखंडियों को महात्मा कहती है दुनिया। शायद दुनिया तुम्हें गिने ही नहीं किसी गिनती में, मगर गिनवाना ही क्या है? गिनवाना क्यों? तुम वही कहो जो तुम्हारे हृदय में उठता है, और तुम वैसे ही जियो जैसे तुम्हारे हृदय में उठता है। ऐसी बच्चों जैसी सादगी में सिद्धांत नहीं होता सादगी का। एक महिला ने मुझे कहा कि वो कृष्णमूर्ति के एक शिविर में भाग लेने हॉलैंड गई। सांझ का वक्त था, वो बाजार में घूमने निकली थी कि बड़ी हैरान हो गई। आध्यात्मिक महिला है। अब तो कई लोग उस महिला के शिष्य भी हैं। उसे तो बड़ा धक्का लगा। धक्का इस बात से लगा कि कृष्णमूर्ति एक कपड़ों की दुकान में टाई खरीद रहे थे। अब महात्मा और टाई खरीदे, ये तो भारतीय बुद्धि को जच ही नहीं सकता। और न केवल टाई खरीद रहे थे, बल्कि उन्होंने सारी दुकान की टाई बिखेर रखी थी। ये जच नहीं रही, ये नहीं जच रही, ये नहीं, गले से लगा लगा के सबको देख रहे थे। वो महिला थोड़ी देर खड़ी देखते रही। उसका तो सारा भ्रम टूट गया कि ये आदमी तो बिल्कुल सांसारिक आदमी, सांसारिकों से भी गया बीता है। उसने तो शिविर के लिए ही हॉलैंड गई थी, बिना भाग लिए वापस लौट आई। वापस लौटी थी ताजी ही क्रुद्ध। मुझसे मिलना हो गया। उसने कहा कि हद हो गई, आप कृष्णमूर्ति की ऐसी प्रशंसा करते। मैंने अपनी आंख से जो देखा है वो आपसे कहती हूं। वो एक टाई की दुकान पर टाई खरीद रहे थे, और न केवल खरीद रहे थे, उन्होंने सारी टाई फैला रखी थी और बिल्कुल तल्लीन थे। मैं खड़ी रही वहां 15 मिनट, वो बिल्कुल लीन थे। मैंने कहा वो सरल है, मगर ये सादगी महात्मा गांधी वाली सादगी नहीं। वो महिला महात्मा गांधी की भक्त है। ये सरलता है। मैंने उस महिला को कहा, तुम इतना तो मानोगी कि कृष्णमूर्ति में उतनी बुद्धि तो होगी ही जितनी तुम में, इतना तो मानती हो। उनको भी घर से चलते वक्त ये ख्याल आ सकता था कि मैं इतना प्रतिष्ठित ज्ञानी प्रबुद्ध पुरुष टाई खरीदने जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। और अगर रुक गए होते तो वो चालबाजी होती, वो पाखंड होता। फिर उस दुकान पर भरे बाजार में खड़े थे, कोई चोर की तरह कहीं किसी स्मगलर के घर में घुस के तो टाई नहीं खरीद रहे थे, बीच बाजार में खरीद रहे थे। छोटा सा गांव, वहां कम से कम 6000 लोग इकट्ठे हुए थे कृष्णमूर्ति को सुनने। वो सब वहीं थे गांव में, इन सब भक्तों के सामने खरीद रहे थे। इतना ख्याल नहीं आया होगा कि यहां 6000 मेरे भक्त ठहरे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं टाई खरीद रहा हूं। घर भी बुला ले सकते थे, बंद दरवाजा करके टाई चुन ले सकते थे,
उधर आईना भी होता, सुविधा भी होती, भक्त भी ना खोते, कोई नुकसान भी ना होता, मगर ये ना किया। सरलता, सादगी। और ये जो तल्लीनता छोटे बच्चे की तरह, जैसा छोटा बच्चा खिलौनों में खो जाए, ऐसी टाई में खो गए। ये सहजता, और तू वापस लौट आई। तू नदी के किनारे से वापस लौट आई। तू महात्मा गांधी की सादगी जानती, वही अड़चन है। वो नपी तुली सादगी थी। गांधी एक एक काम करते थे तो नपातुला करते थे, उसका परिणाम क्या होगा ये सोच के करते थे। ये सादगी नहीं है जहां परिणाम का हिसाब है। क्या कहूं, कौन से शब्द का उपयोग करूं, पत्र कैसा लिखा जाए, क्या लिखा जाए, इस पर भारी विचार करते थे। कई दफे पत्र को सुधारते थे, बदलते थे। जो वक्तव्य दे देते थे उसमें भी बदलाहट कर लेते थे। उनके एक भक्त स्वामी आनंद ने मुझे कहा, एक रात मेरे पास रुक गए, फिर तो मुझसे इतना घबरा गए कि फिर कभी आए नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी बात चली, वो गांधी के पुराने भक्त शुरू गांधी जब भारत आए तब से उनके साथ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझ पे तो ऐसी छाप पहले ही दिन पड़ गई गांधी की कि उनका हो गया सदा के लिए। मैंने कहा हुआ क्या? गांधी अफ्रीका से आए थे और अहमदाबाद में पहली दफा बोले, और उन्होंने अंग्रेजों को गालियां दी, लुच्चे, लफंगे, इस तरह के कुछ शब्द उपयोग किए होंगे। और मैं रिपोर्टर था किसी पत्र का, तो मैंने सोचा ये शब्द देने ठीक नहीं, क्योंकि इससे गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पड़ेगा। तो मैंने वो सब शब्द अलग कर दिए और वक्तव्य ठीक साफ सुथरा करके छापा। दूसरे दिन गांधी ने मुझे बुलाया, मेरे कंधे को ठोका और कहा, पत्रकार तुम जैसा होना चाहिए। यही पत्रकारिता है। अब मुझसे जो निकल गया था क्रोध में, उसको छापने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुमने ठीक किया। इतना बोध होना चाहिए पत्रकार को, बोलने वाले को बोध नहीं, पत्रकार को बोध होना चाहिए। और स्वभावतः स्वामी आनंद का दिल गदगद हो गया जब उन्होंने कंधा ठोका और कहा कि तुम महान पत्रकार हो। मैंने कहा तुमने कभी दूसरा काम किया? उन्होंने कहा क्या? कि गांधी ने गाली न दी हो और तुमने गाली जोड़ दी होती। क्योंकि पहली बात भी गलत है, उतनी ही गलत जितनी दूसरी गलत है। जो कहा था वो वैसा का वैसा छपना चाहिए था। ये तो तुमने झूठ किया, इसमें से तुमने गालियां निकाल दी। गांधी खुश हुए, गालियां जोड़ देते तो गांधी नाराज होते। गांधी ने बेहोशी की। ये सादगी नहीं, ये नपी तुली राजनीति। और तुम प्रभावित हो गए क्योंकि तुम्हारे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिली कि गांधी जैसे व्यक्ति ने और कहा कि तुम महान पत्रकार हो, ऐसा ही पत्रकार होना चाहिए। फिर तुम उनके भक्त हो गए। फिर तुमने इसी तरह की काट छांट जिंदगी भर की होगी। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। फिर दोबारा मुझे नहीं मिले, फिर मुझसे नाराज हो गए होंगे क्योंकि मैंने सीधी बात कह दी, जो जैसी थी वैसी की वैसी कह दी कि तुम्हारे अहंकार को गांधी ने मक्खन लगा दिया, उन्होंने तुम्हें खरीद लिया। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं तुमसे कहता कि तुम ठीक पत्रकार नहीं हो, क्योंकि मैंने जो गालियां दी थी उनका क्या हुआ। इस तरह झूठी प्रतिमाएं खड़ी होती। अब दुनिया कभी नहीं जानेगी कि गांधी ने गालियां दी थी। अब गांधी की जो प्रतिमा लोगों की नजर में रहेगी वो झूठी प्रतिमा होगी। गांधी ने तो ऐसे ही कहा होगा, गुजराती थे, इससे ज्यादा बजनी गाली दे नहीं सकते। लेकिन रामकृष्ण तो मां बहन की गाली देते थे, मगर किताबों में उल्लेख नहीं। मगर वो सीधे साधे आदमी थे, गांव के जैसे आदमी होते। किताबें नहीं लिखती उनको, क्योंकि किताबें कैसे लिखे, नहीं तो परमहंस का क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं वो गाली देने के कारण ही परमहंस थे। सरल थे,
अब जो आदमी उनको जैसा लगा उसको उन्होंने वैसे ही कहा, उसमें फिर रत्ती भर फर्क नहीं किया। वो परिष्कृत साधु नहीं थे, परमहंस थे। मर्यादित साधु नहीं थे, परमहंस थे। अब कोई आदमी चोर है तो उसको उन्होंने चोर कहा, और कोई आदमी उनके सामने बैठा था, पास में बैठी स्त्रियों को देख रहा था, तो उसको उन्होंने गंदी गाली दी। उसको उन्होंने कहा कि तू जो कर रहा है, मैं इसको सरलता कहता हूं, सादगी कहता हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गालियां देना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो फिर नपीतुली बात होगी। अब परमहंस होने लगे, इसलिए गालियां देने लगो कि इससे परमहंस हो जाएंगे, तो फिर चूक गए, फिर सादगी से चूक गए। मैं तुमसे इतनी ही बात कह रहा हूं, जैसा है सरलता से। तुम जैसे हो, अच्छे बुरे, गोरे काले, ऐसा ही खोल दो अपने को। इससे अन्यथा दिखलाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। मैं जैसा हूं, दुनिया मुझे वैसा ही जाने। इसका नाम सादगी। सादगी गैर नपीतुली दशा है। सिद्धांत का उससे कुछ लेना देना नहीं। वही आनंद की चरम सीमा है। तीसरा प्रश्न,